करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश परगले। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल 10:30 बजे कोर्ट मामले की पुनः सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। कल 10:30 बजे कोर्ट मामले की फिर से सुनवाई करने वाला है। अभी तक का जो अपडेट निकलकर सामने आया है वो हम आपको बता देते हैं। सुबह से सुनवाई शुरू हुई। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में दी गई, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद जब कोर्ट का वक्त होता चला गया तो फिर कल तक के लिए अब ये सुनवाई टाल दी गई है। कल पुनः इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन आज अगर सुनवाई को ध्यानपूर्वक देखा और समझा जाए तो पूरी सुनवाई उन 16 विधायकों के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। बीजेपी ने उन 16 विधायकों को लेकर तमाम तरह की दलीलें दी है, तो कांग्रेस ने अपना पक्ष बताया है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को सुना और उसके बाद अब कल तक के लिए जो सुनवाई है वो टाल दी गई। प्रदेश के सियासी घमासान के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों वकील लगभग 10:30 बजे से लेकर शाम 4:15 बजे तक लगातार बहस करते रहे और दोनों वकीलों की तरफ से यह कहा गया कि संवैधानिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही हैं। एक और कांग्रेस की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन 16 विधायकों को गैर कानूनी तरीके से बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है, जब तक वो 16 विधायक पटल पर नहीं आते हैं और स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक फ्लोर टेस्ट न कराया जाए। कांग्रेस ने यह कहा कि जिस तरह संवैधानिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश में उपजी हैं, ऐसे में इस पूरे मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा गया कि जिस तरह कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में हालात बनाई हुई है, ऐसे में यह एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम पक्षों ने जमकर दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अभी भी सुनवाई कल के लिए बाकी रखी है। कल इस पूरे मामले में उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के मामले में और 16 विधायकों के इस्तीफे के मामले में अपना अहम फैसला सुना सकती है। लेकिन जिस तरह मैराथन सुनवाई चली, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि दोनों पक्षों को विस्तार से सुना जाए, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम फैसला दे तो दोनों पक्ष ये ना कह पाए कि फैसला एक तरफा है। और इसीलिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान तमाम ऑब्जर्वेशन दिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि कल जब 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश के सियासी उथल पुथल को लेकर क्या कुछ अंतरिम आदेश आता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो अब सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। कल सुबह 10:30 बजे पुनः सुनवाई होगी, बेंच बैठेगी और बीजेपी कांग्रेस की दलीलों को सुना जाएगा। अब इस आज के पूरे सियासी घटनाक्रम पर आगे किस तरह से और बातचीत हो सकती है, बीजेपी कांग्रेस का क्या पक्ष रहेगा, हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ रखे हैं, वो आगे का हाल अब आपको बताएंगे। प्रशांत। शुक्रिया दीपेश। तो मध्य प्रदेश की सियासत और मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार नए मोड़ आते हुए कई केंद्र अभी भी मध्य प्रदेश की सियासत के बने हुए हैं। पहले जहां मानेसर और जयपुर भी एक था, भोपाल के साथ साथ अब मानेसर और जयपुर तो नहीं रहे, लेकिन बेंगलुरु अभी भी बना हुआ है केंद्र। दूसरी तरफ एक जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो बन गया है वो है दिल्ली। हालांकि दिल्ली में पहले भी लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो उनका केंद्रीय नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश के मसले पर सियासी चर्चा रणनीति अपने स्तर पर बना रहा था, लेकिन आज मसला कोर्ट में था। यानी कि पिछले 2 दिन से दरअसल लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कल भी मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने एक पक्ष को सुना। ये कहा कि जब तक दूसरा पक्ष वो नहीं सुन लेता है तब तक इस मसले पर कोई भी अपनी राय, कोई भी अपना फैसला कोर्ट रखेगा नहीं। आज सुनवाई काफी लंबी चली। लंच से पहले सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई लगातार चलती रही। लंच हो गया, 1 घंटे का लंच हुआ और उसके बाद दोबारा जब 2 बजे सुनवाई शुरू हुई तो करीब 2 से ढाई घंटे और ये सुनवाई चलती रही। तमाम दलीलें अलग अलग रखी गई। खासतौर से अगर हम बीजेपी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान और जो 9 विधायकों ने एक याचिका दाखिल की थी, फ्लो टेस्ट की मांग की गई थी। मुकुल रोहतगी उनकी तरफ से पेश हुए, उन्होंने तमाम दलीलें कोर्ट में रखी और कई ऐसी बातें कहीं जो शायद विपक्ष को नागवार भी गुजरी हों। दूसरी तरफ मनिंदर सिंह ने
उन विधायकों की तरफ से पैरवी की जो 16 विधायक अभी भी बेंगलुरु में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस पक्ष की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। इसके अलावा दुष्यंत दवे ने भी कांग्रेस की तरफ से दलीलें रखी और यहां तक बात निकल कर आई कि कोर्ट चाहे तो अपने कोर्ट के अधिकारी को बेंगलुरु भेजकर बात करवा ले उन 16 विधायकों से और यहां तक कि रिकॉर्डिंग भी करवा ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ भी इसी तरह की दलीलें लगातार दी जाती रहीं। लेकिन एक और केंद्र बिंदु जो था वो था भोपाल और बेंगलुरु। बेंगलुरु में आज दिग्विजय सिंह कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के साथ पहुंचे थे। लगातार वो कांग्रेस के जो 16 विधायक वहां पर मौजूद हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनसे बात नहीं करने दी। यहां तक कि दिग्विजय सिंह को और उनके साथ पहुंचे विधायक और मंत्रियों को हिरासत में भी ले लिया गया। इसके बाद डीसी से भी मुलाकात की। डीके शिव कुमार उनके साथ में मौजूद थे और इस बीच खबर यह भी आई कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शायद बेंगलुरु जाएं उन विधायकों से मुलाकात करने के लिए। यह जानकारी भी कांग्रेस की तरफ से दी गई कि मुख्यमंत्री ने येदियुरप्पा से बात करने की कोशिश की है ताकि वहां मुलाकात हो सके। चले, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी इस वक्त जुड़ रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर राकेश पाठक, अगर हम सबसे पहले हम कोर्ट पर ही आते हैं। कोर्ट का मसला कल से शुरू हुआ था। कोर्ट स्वाभाविक था कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई निर्णय कोर्ट देता नहीं। आज सुना भी, दलीलें दोनों तरफ से दी गई, लेकिन जो पुराने जजमेंट हैं वो आधार बनेंगे क्या कोई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये लंबी बहस होना एक सकारात्मक पक्ष है। हमारे पूरे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जब भी इस तरह के कोई संवैधानिक विषय पैदा होते हैं, कोई गतिरोध आता है, तो अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ही होना होता है। ये बेहतर है कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी है, अपनी बात कही है। आपने जो बात कही कि जो पिछले फैसले हैं तो वे तो नजीर होते हैं। देखिए, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं। दरअसल बागी विधायकों से मिलने के लिए दिग्विजय सिंह ने याचिका लगाई थी, तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह ने उन सभी बागी विधायकों से मुलाकात करने के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन यह याचिका खारिज हो गई है। 16 विधायक, हालांकि 22 विधायक बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद, माफ कीजिएगा 6 उनके इस्तीफे मंजूर हो गए, तो अब कुल 16 विधायक बचे हैं। और उस लिहाज से हम कहें कि उन सभी 16 विधायकों से मुलाकात करने के लिए दिग्विजय सिंह ने यह याचिका लगाई थी और इस याचिका को हालांकि खारिज कर दिया गया है। और एक और याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, कांग्रेस के जरिए जो लगाई गई थी कि 16 विधायकों को वापस लाया जाए, सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि ये 16 विधायक दरअसल बंधक बनाए गए हैं। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि दिग्विजय सिंह ने जो याचिका दाखिल की थी कोर्ट में इन विधायकों से मुलाकात करने के लिए, एक होटल में सभी ठहरे हुए हैं। आज वो खुद उनसे मुलाकात करने गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए और इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट में ही दिग्विजय सिंह ने ये याचिका दाखिल की थी, लेकिन उन्हें झटका लगा है। उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका ना ये केवल दिग्विजय सिंह के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी है। हालांकि दलील ये दी जा रही थी कि दिग्विजय सिंह चूंकि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हैं और उस लिहाज से वो कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन ये स्वाभाविक है कि केवल मसला यही नहीं था, बल्कि मसला ये था कि कैसे उन्हें सरकार के पक्ष में लाया जाए, मनाया जाए। चूंकि नाराज होकर, कहा यह जा रहा है कि नाराज होकर ये सभी विधायक कांग्रेस से दूर चले गए। एक एक कर इन्होंने वीडियो भी जारी किए इन्हीं सभी विधायकों ने, और यही मकसद था कि दिग्विजय सिंह जाते, इनसे मुलाकात करते और कांग्रेस के पक्ष में, सरकार के पक्ष में इन्हें मनाने की कोशिश जरूर होती, दलीलें जो भी दी जाती हैं। हालांकि और इसके बाद जरूर याचिका लगाई गई थी, लेकिन खारिज कर दी गई। राकेश, और हमारे साथ हमारे संवाददाता बेंगलुरु से इस वक्त जुड़ रहे हैं, विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, याचिका जरूर लगाई गई, लेकिन झटका ऐसे ना केवल दिग्विजय सिंह के लिए कहा जाए बल्कि कांग्रेस के लिए झटका है बड़ा। विवेक के पास भी हम चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज हो गई है और ये
वाकई में बड़ा झटका है, क्योंकि हर कोशिश अब कर ली गई है कांग्रेस के जरिए। अभी तक मुलाकात करने की इन विधायकों से पहले जीतू पटवारी पहुंचे थे बेंगलुरु, और दिग्विजय सिंह पहुंचे तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। खारिज हो गई ये याचिका, कोर्ट ने क्या कहा इस याचिका को खारिज करते हुए? दिग्विजय सिंह को आज कर्नाटक के हाईकोर्ट ने एक जोर से झटका ही दिया है। तो सुबह आज उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल किया था। उनका कहना था कि मुंबई के कर्नाटक के जो पुलिस लोग हैं उनको एमएलए लोगों से मिलने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने कोर्ट से मांगा था कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि ताकि हम जाके एमएलए से मिले और इलेक्शन के लिए मैं वोट मांगू। ऐसी इशू को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन जो कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल है, उन्होंने इस दावे पर उन्होंने वकालत की। उन्होंने कहा नहीं, ये इश्यू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल पेंडिंग है, और खुद एमएलए लोग ने डीजे को लेटर लिखा है, बोला है कि तो हमको यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए उन्होंने खुद लेटर कर्नाटक के पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दिया गया है। तो इस खबर इसको मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट के जो एक सदस्य पीठ के जो न्यायमूर्ति आर देवराज जी ने इस रिट पिटीशन को खारिज किया है। बोला है कि खुद डीजी को एमएलए ने लेटर लिखा है, इसलिए जो हम ये पुलिस का जो सिक्योरिटी दिया गया है इसको अब पुलिस गैर कानूनी हम नहीं कह सकते। इसी के रीजन पर, इस ग्राउंड पे उन्होंने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। जी शुक्रिया आपका। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, साफ कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि खुद जो विधायक हैं बेंगलुरु में उन्होंने सिक्योरिटी मांगी है कर्नाटक पुलिस से, उस लिहाज से सिक्योरिटी दी गई और इस लिहाज से ये याचिका सुनवाई योग्य है नहीं। दिग्विजय सिंह ने दरअसल ये याचिका लगाई थी। राकेश पाठक जी, शुरुआत आपसे, चूंकि मसला अब दिल्ली में भी ये मसला, तो ये भी एक आधार रहा होगा इस याचिका के खारिज होने का। देखिए, कांग्रेस अब इस तैयारी में है कि कानूनी रूप से सब चीजें पुख्ता करते चलें। दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट में इस याचिका को लगाते समय जानते होंगे कि ज्यादा स्टैंड नहीं कर पाएगी। अब हम आते हैं जो आपका शुरुआती सवाल था कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका आधार क्या होगा, पिछले फैसलों का आपने जिक्र किया। तो ये बहुत बेहतर है कि एक्सरसाइज लगातार, हमारा संविधान कोई ऐसा संविधान नहीं था कि जिसमें संशोधन न हुए हों, और लगातार संशोधन आज भी हो रहे हैं। दल बदल कानून बना राजीव गांधी के समय, जिसकी तलवार लटकी हुई है इन सब पर। ये सारी दिक्कत इसीलिए आ रही है। अगर दल बदल कानून नहीं बना होता तो कब के ये पाला बदल कर उठकर वहां चले जाते। ठीक बात। जैसे 1967 में चलते हुए सदन में फ्लोर पर से राजमाता विजयाराजे सिंधिया के संकेत पर गोविंद नारायण सिंह 36 विधायकों को लेकर इधर ट्रेजरी बेंच से उठकर विपक्ष में जाकर बैठ गए थे। अब वो संभव नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पिछली सारी नज़ीरों को सामने रखेगा, क्योंकि अब कई बार ऐसा हो चुका है, दल बदल के कारण सरकारें गिरी हैं। ताज़ा मामला कर्नाटक का है, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश का मामला है, उससे पहले एसआर बोम्मई का केस था। ये 3 नज़ीरें तो हमारे सामने हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले में नबाम रेबिया और फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसमें बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा का स्पीकर का गाइड नहीं है, मेंटोर नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है। उसके अपने स्वतंत्र सार्वभौम अधिकार हैं स्पीकर के, राज्यपाल के अपने अधिकार हैं, उससे भी इनकार नहीं किया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज हो रही है, मुझे लगता है वो एसआर बोम्मई का केस, उसमें भी यही कहा गया कि उसमें 356 की समीक्षा की गई, जिसमें राज्यपालों को चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार था। तो उसकी पूरी मीमांसा हुई है और वो अंतिम नज़ीर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। 365 में की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दी एसआर बोम्मई वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, उसमें यही है कि राज्यपाल आखिरी क्षण तक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने से बचेगा। कोशिश ये की जाएगी कि अगर चुनी हुई सरकार बहुमत में है तो उसको चलने दिया जाए, अंतिम उपाय के रूप में ही बर्खास्त होगी। तीसरी बात, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश के दोनों मामलों में अंतिम फैसला यही है कि जो भी कुछ होना है, बहुमत का फैसला होना है, वो फ्लोर पर होगा और स्पीकर तय करेगा वो कब होना है। राज्यपाल ये नहीं कह सकते कि कल करें या परसों करें। तीसरी बात,
राजभवन में परेड से तय नहीं होगा, जी। मीडिया के सामने हमारे और प्रशांत जी के सामने परेड से तय नहीं होगा। तो अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है, मुझे लग रहा है एक बार हो जाने चाहिए, 2-3 दिन और बहस चल जाए, कोई बुराई नहीं है। इतने दिन से मध्य प्रदेश में गतिरोध है, शिवराज सिंह जी को सपने में मुख्यमंत्री कुर्सी आ रही है, तो 2-3 दिन बाद बैठ जाएं उस पर, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और कमलनाथ जी के सपनों में जो है, जिस पर अभी वो बैठ रहे हैं, अगर बच जाएंगे तो 3 दिन बाद बैठ जाएंगे। अब वर्तमान स्थिति ये है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो इन दोनों में से किसमें जान है, किसके पास बहुमत है, वो रह जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। अब्बास हफीज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज साहब, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने ट्रैक पर है, समय लेना चाह रही थी कांग्रेस, कोर्ट में मामला जाने के बाद 2 दिन और आगे चला गया। हो सकता है कि जैसा कि राकेश पाठक जी कह रहे हैं, हो सकता है कि 2-3 दिन और मुलाकात हो जाए, इस पर सुनवाई हो जाए, तो आप लोगों के पास समय और है भी। देखिए, समय सरकार के पास 5 साल होता है। चुनाव की भी अगर तैयारियां देखें तो हम सब जानते हैं एक लंबा समय तक चुनाव चलता है, कैनवसिंग चलती। भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी, जो ये कहते थे कि ये अपने बोझ से गिर जाएंगे, ये तो अपनी अंतरकलह से गिर जाएंगे। हमारी अंतरकलह, जिसकी सीट ज्यादा है वो कांग्रेस सरकार बनाए। बार बार ये सवाल खड़े होते रहे कि भाजपा इस सरकार को गिराएगी क्या। हमने कहा हम नहीं गिराएंगे, लेकिन अपने अंतर विरोध के कारण खुद गिर जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दिग्विजय सिंह सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। ये विधायकों से मिलना चाहते हैं, वो विधायक जो बेंगलोर में हैं, उनने कहा कि दिग्विजय सिंह को देख के तो हम भगे। इनसे मिलने की बात करने की बात है, हम इनको देखना पसंद नहीं करते, हम इनसे नहीं मिलेंगे। विधायकों ने वीडियो जारी किए और जारी करके कहा कि यह तो मूल कारण है। बिसाहूलाल सिंह जैसे वरिष्ठ नेता वो कह रहे हैं ये बेवकूफ बनाते हैं। अपने परिवार को मंत्रिमंडल में ले लिया, बेटा भतीजे सब शामिल हो गए, वरिष्ठ रह गया, उनकी कोई ने सुनी नहीं। 15 महीना सुनाने की कोशिश की, कोई सुनने वाला नहीं था। और आज बात कर रहे हैं कि वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के कारण भाजपा सरकार गिरा रही है। दिग्गी राजा और कमलनाथ दोनों को जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत में। ये माफिया राज कौन ने चलाया है? मध्य प्रदेश में 15 महीने में हाहाकार इस सरकार ने मचा दिया। शराब माफिया, शराब की नीति कोई मंत्री और अफसर बना रहे हैं। शराब माफिया शराब की नीति बना रहे हैं। दुकानों पे दुकान खोलो, शराब की नदियां बहा दो। रेत माफिया, परिवहन माफिया, ट्रांसफर माफिया, अभी तक ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी तक जब सरकार चला चली की बेला में नित नए ट्रांसफर और बिना लिए दिए नहीं हुए, सबके रेट तय करने का पाप और अपराध किया तो श्री कमलनाथ और श्री दिग्विजय सिंह ने किया। मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने वाले, प्राइवेट लोग बिठा के वहां से पैसा इकट्ठा करने वाले, आज माफियाओं की बात कर रहे हैं। माफिया राज आपने कायम किया और दिग्विजय तो संकट खड़ा करके फिर उस संकट का निवारण मैं ही कर सकता हूं। मैं संकट मोचक हूं। डरा डरा के कमलनाथ को काम करवाते रहे और आज सरकार बचाने की बात करते हैं। कौन सी सरकार? बहुमत खो दिया है, अल्पमत की सरकार है। 106 विधायक हमारे यहां हैं, एकजुट होकर खड़े हैं। कहां कांग्रेस के पास संख्या बल? अब कहते हैं मुख्यमंत्री के वो अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं लाते, और जब विश्वास का मत रखने की बात महामहिम राज्यपाल महोदय कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से जब सरकार बहुमत खो चुकी है
106 विधायकों ने सशरीर परेड किया राजभवन में, मीडिया के सामने, अकेले में नहीं। और राज्यपाल महोदय ने पूछा कि आप किसी भय, डर और दबाव में तो नहीं है? मीडिया के सामने मीडिया ने सारे दृश्य को देखा है। आपके पास कितने? बहुमत चला गया तो भी जोड़ करके, तोड़ करके, लालच, प्रलोभन, दबाव, भय दिखा के सरकार बचाए। कुछ अधिकारियों को भी लगाया, मैंने चेताया, मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं। ज्यादा नहीं है उनकी संख्या, लेकिन वो संपर्क कर रहे हैं विधायक परिवारों से। जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी, 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर देंगे। ऐसे अफसरों को भी हम चेतावनी दे रहे हैं, बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें ये, उनसे निपटा जाएगा। लेकिन बहुमत खो दिया तो डटे क्यों? फैसले कर रहे हैं लोग रोज। क्या सरकार को फैसला करने का अधिकार है? अभी तक पूछा नहीं विधायकों को, अब पूछ रहे हैं। जब वो चले गए नाराज होकर, मित्रों मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्य। कभी लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है? एक बार नहीं, अनेकों बार लोकतंत्र को पैरों तले रौंदने का और कुचलने का काम कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हम तो सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में गए, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ी पंचायत, विधायक एफिडेविट दे रहे हैं। मैं तो और कहना चाहता हूं कि विधायक अगर यहां आते, जो बागी विधायक है, तो उनको जान की खतरा, उनकी जान को खतरा था। उस दिन जगह जगह ये इंतजाम किया था इस सरकार ने कि वो सुरक्षित पहुंच ना पाए, रास्ते में रोक लिए जाए, विधानसभा तक ना पहुंचे, उनकी गाड़ियां रोकी जाए, उनकी पकड़ा ढकनी की जाए। और आपको पता, उस दिन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की गाड़ी पर हमला किया गया था, अटैक किया गया था। जब सिंधिया जी पे हमला हो सकता है तो विधायकों को कैसे छोड़ते? और जब अपनी सुरक्षा के कारणों से, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब सीआरपीएफ की सुरक्षा चाहते तो सुरक्षा लेने में तकलीफ क्या है आपको? नहीं, हम ही लाएंगे। आज सरकार पर उनका विश्वास ही नहीं है, तो क्या आप जबरदस्ती उनकी सुरक्षा की चिंता किए बिना वो यहां आ जाए? और उन विधायकों ने कहा है सर्वोच्च न्यायालय उपस्थित हो सकते हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट तस्दीक कर सकता है, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक तस्दीक कर सकता है। वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार से त्रस्त होने के कारण है। अब इस तथ्य को समझ के इस्तीफा देने की बात तो दूर है, नैतिकता का तो थका जाए कि इस्तीफा दे दे सरकार। अब जब इतनी नैतिकता नहीं है तो कम से कम फ्लोर टेस्ट तो करा दो भाई। फ्लोर टेस्ट में तकलीफ क्या है? लेकिन ये हुड़दंग करेंगे, पुतला जलाएंगे। अब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है क्या? लोकतंत्र में जो कार्रवाई विधानसभा में होनी है उसको सड़कों पे किया जाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है, क्या फैसला सड़कों पे करोगे? सच है कि ये हुड़दंग करने से कुछ नहीं होगा, बस फ्लोर टेस्ट कराओ, यही हमारा कहना है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा विष्णु जी अपनी बात रखेंगे, इसके बाद हम पहले विष्णु जी अपनी बात कर ले, फिर आप पूछिए। आज आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में और जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि हुड़दंग गैंग बेंगलोर के अंदर भी जाकर के उन्होंने फिर वही करने का प्रयास किया है जो इससे पहले उनके मंत्री बेंगलोर में जाकर के जिस प्रकार के घटनाक्रम उन्होंने किए थे। और मध्य प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार से आंदोलन करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी शक्ति और क्षमता के आधार पर केवल लड़ाई लड़ना नहीं जानते, इनको ठीक से जवाब देना भी जानते हैं। लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पूरे घटनाक्रम की सुनवाई आज चल रही है, कल भी चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान के साथ जो आदेश होगा उसका परिपालन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन मैं कांग्रेस के उस नेतृत्व को आज यहां पर इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, गलतफहमी मत रहिए। ये 50 लोग निकल करके आंदोलन करने के लिए निकल पड़े, कहीं पर पुतला दहन करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और आप कहते हैं कोरोना वायरस के कारण से हम लोकसभा विधानसभा का सत्र स्थगित करते 26 तारीख तक, और दूसरी ओर आपके लोग आंदोलन करके इकट्ठे हो रहे हैं। कहां गया कोरोना वायरस? ये दोहरी नीति करने का प्रयास कांग्रेस का है, ये दुर्भाग्यजनक है। मिस्टर भंडार, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपकी एक एक बात का जवाब देगी। आपने जाकर के बेंगलोर के अंदर जिस प्रकार से विधायकों पर दबाव डालने का प्रयास किया है, क्या चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? विधायकों ने एफिडेविट देकर के कहा है, मीडिया के अंदर कहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं, जो माननीय शिवराज जी ने जिसका उल्लेख किया। हम कर्नाटक के हाईकोर्ट के अंदर जा सकते हैं। जिस दिग्विजय सिंह के कारण से हम वहां से भाग करके आए हैं, हमारे नेता पर हमला हुआ, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये वो मुख्यमंत्री है जो 84 के दंगों के आरोपी हैं। ऐसे लोग ये क्या करेंगे? कुचल देंगे। इसलिए डर के कारण, भय के कारण से लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आना चाहते, वो सुप्रीम कोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं। इतनी बात कहने का प्रयास किया है। मैं तो इलेक्शन कमीशन से मांग करूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्याशी है राज्यसभा के, इन्होंने कैसे विधायकों पर दबाव डालने का अनाधिकृत प्रयास किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। जिस प्रकार से नियुक्तियां हो रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लगातार रोज नियुक्तियां हो रही हैं, संवैधानिक नियुक्तियां हो रही हैं। आप मुझे बताइए, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पीएससी के अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने नौजवानों से मध्य प्रदेश के अंदर धोखा किया था। हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। आपने गुमराह किया, झूठ बोला, और उन्हीं नौजवानों के साथ तो आप सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, आपने सुना। और इतना ही नहीं, आपने वीडी शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को सुना। वीडी शर्मा हालांकि जिक्र कर रहे हैं उस कांग्रेस के प्रदर्शन का। उनका कहना है कि कांग्रेस कोरोना का जिक्र कर रही थी और इसी के आधार पर सरकार ने सदन 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन पर उतारू हैं। अब कहां गया कोरोना? दूसरी तरफ शिवराज कई और बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोक में अब ट्रांसफर हो रहा है, अपनों को उपकृत किया जा रहा है, और बेटों और भतीजों को मंत्री पद दिया गया, आप वरिष्ठों को भूल गए। इतना ही नहीं, एक और अहम बात शिवराज सिंह चौहान ने कही कि दिग्विजय सिंह लगातार ब्लैकमेल कर अपना काम करवा रहे हैं सरकार में। यानी कि दिग्विजय सिंह का जिक्र बार बार आ जाता है। कहीं भी इस पूरे सियासी घटनाक्रम में बेंगलुरु का जिक्र करें तो खुद इस वक्त दिग्विजय सिंह बेंगलुरु में है और याचिका उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाई हुई है। लेकिन जो इस वक्त भोपाल में घटनाक्रम चल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, वीडी शर्मा को भी आपने सुना। शिवराज चौहान सीधा सरकार पर हमला बोल रहे हैं और यह दावा भी कि पहले सुनते नहीं थे विधायकों की, अपने मंत्रियों की, अब उन्हीं विधायकों को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उनसे मिलने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ये दरअसल दो तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ रही भोपाल से। रंजना, क्या इस वक्त तस्वीर बताया जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता? जी प्रशांत, बिल्कुल कांग्रेसी कार्यकर्ता घिराव करने के लिए भाजपा दफ्तर पहुंचे हुए थे और 7 नंबर स्टॉप पर ही कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए थे। लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर भाजपा दफ्तर की तरफ आगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़ा पहरा भी है। लेकिन जो आक्रोशित है इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो भाजपा दफ्तर के पास भी पहुंचे और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके बीच और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झूमा झटकी भी हुई और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को अलग अलग 2 हिस्सों में बांटा भी है ताकि जो यहाँ पर स्थिति है उसको इस तरह से झूमा झटकी वाली कंडीशन को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अब जिस तरह से हालात बने हुए हैं, लगातार जो कार्यकर्ता एक
तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरह से जो झगड़े की स्थिति ना बने, और यही वजह है कि पुलिस नियंत्रण कर रही है। लेकिन अब जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है। यानी आप जो बसें देख रहे हैं वो बसेस यहाँ पर लग गई है और कुछ देर बाद ही जो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनको बेंगलोर में पूर्व मंत्री और विधायकों के साथ हिरासत में लिया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। जी प्रशांत, बिल्कुल आप सुन रहे होंगे कि जिस तरह से अनाउंसमेंट भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है और एक तरह से अब कार्यकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा की आ रही थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ बीजेपी दफ्तर के अंदर चल रही है और चलिए माफ कीजिएगा, शायद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूसरे सीहोर में बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ रही है और आप देख सकते हैं। अजी प्रशांत, बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से अभी पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, लाठी एक बार आपको फिर बता देते हैं। दरअसल बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतारू हैं। जो घटनाक्रम बेंगलुरु में हुआ है उसके विरोध में ये कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए इन कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया है, तितर बितर किया है। कार्यकर्ताओं को भीड़ को यहां से हटा दिया गया है। लगभग हालात सामान्य हैं। रंजना रहिएगा हमारे साथ, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा और चर्चा लगातार जारी है। अब्बास हफीज साहब, नेहा बग्गा जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अब्बास हफीज साहब, एक बात जरूर शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि पहले तो आपने याद नहीं किया, पूछा नहीं अपने विधायकों और मंत्रियों को, अब उनके पीछे भाग रहे हैं। शायद शिवराज जी पहले से याद कर रहे थे, 1.25 साल से शायद संपर्क में रहे होंगे, तभी उनको इतनी जानकारियां हैं। जिसके पास क्या था, किसने क्या कहा, हमने तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिखाया, वीडियो के साथ दिखाया किस तरह से गोविंद सिंह राजपूत जी कसीदे पढ़ रहे थे सागर के अंदर विकास कार्यों के, जब उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी गए थे। कैसे इमरती देवी जी को कई बार आप लोगों ने दिखाया कि विकास अब हो रहा है, अब विकास कार्य हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में, जजेस में से 2 में से एक ने ये साफ कहा कि ये तो कैसे मान लें कि प्रेशराइज नहीं है। उसके बाद किस तरह के तर्क दिए गए वो तो आज पूरे देश ने देखा, किस तरह की बहस हुई वही पूरे देश ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के वकील साहब कह रहे हैं कि हम जज साहब आपके पास ले आते हैं, उनको आप नहीं तो रजिस्ट्रार साहब के पास ले आते हैं, सबके पास ले जाएंगे, अध्यक्ष महोदय के पास लेके नहीं जाएंगे, जो अध्यक्ष महोदय सबसे ऊपर हैं। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी, जैसा प्रशांत जी मैं शुरू में कह रहा था, बात कट गई थी, कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि ये इनका बोझ है उससे उठ जाएगा, मुझे अब दिखता है, बल्कि पूरे प्रदेश को दिखता है कि ये तो भाजपा एक बोझ उठा के लेके गई है और भाजपा ही उसको उसकी तरफ से डील कर रही है, उससे बात करें तो बड़ा अजीब दिन है। मुझे लगता है अगर रजिस्ट्रार जाकर बात करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती तो उसमें दिक्कत क्या है? ना आपके नेता होंगे ना बीजेपी के नेता होंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने ही इसको मना कर दिया। तो फिर क्या, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर आप देखें तो कुछ बातें कही नहीं जाती, उन्होंने कहा मालूम है आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ब्रेक पर जाएंगे हम। उससे पहले एक सवाल नेहा बग्गा जी से। नेहा बग्गा जी, कोर्ट में आप साबित ही नहीं कर पा रहे हैं, समझा ही नहीं पा रहे हैं जजों को कि जो विधायक बेंगलुरु में हैं इस वक्त वो अपनी मर्जी से हैं। हम क्यों साबित करेंगे? हम साबित नहीं करेंगे। हमारे विधायक थोड़ी ना है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, विधायकी छोड़ रहे हैं, मंत्री पद छोड़ रहे हैं। सत्ता का कोई लालच नहीं है। जो अहंकारी सरकार थी जिसमें सीएम और सुपर सीएम चला रहे थे इस मध्य प्रदेश को, उनका जो सच था, चलो चलो जो धकेलने का काम मुख्यमंत्री कर रहे थे पिछले 1.25 साल से, उसको सामने रखा है। जनता की जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी उसमें जो रोक लगाने का काम ये दोनों कर रहे थे उसको सामने रखा है। ये साबित करना नहीं करना तो मुख्यमंत्री जी को है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की सरकार है, राज्यपाल के पास अधिकार है संविधान के तहत कि वो उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित किया। बार बार मुख्यमंत्री झूठ कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से, भाजपा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। एक चिंदी का टुकड़ा नहीं दिखा पा रहे। एक कॉर्पोरेट मुख्यमंत्री जो हर बात पे ट्वीट करता हो, वो इतना बड़ा झूठ कह रहा है और सामने नहीं ला पा रहा। तो ये देखिए, स्पष्ट हो गया है कि इनके विधायक अगवा नहीं, अब भगवा हो चुके हैं। भगवा हो चुके हैं। जी जी जी, आ रहा हूं आपके पास। हालांकि ये सारे जो 16 विधायक हैं
ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जाने का अभी तक इन्होंने कोई फैसला किया नहीं है, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर दे दिया है और उसे जरूर एक्सेप्ट किया जाए। बेंगलुरु में भी एक पूरा घटनाक्रम आज सुबह से ही चलता रहा, उसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखाते रहे और कोर्ट की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित। इस मामले को दोबारा सुनवाई के लिए बैठेगी सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे क्या दलीलें होती हैं और उसके बाद क्या कल कोई निर्णय निकल पाता है, आ पाता है, ये जरूर देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।